हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके कुछ सवालों का जवाब आपको मिलेगा। देखो, ऐसा होता है कि जब नया नया मामला शुरू होता है ना, और आपने कुछ किया नहीं होता। अब यहाँ दो फेस होते हैं। पहले फेस में लड़के वाले काफी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। जब उनके पास कोई नोटिस आता है या उनको कोई धमकी मिलती है या उनको कोई पुलिस कॉल आता है, घबरा जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो लीगल गाइडेंस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समय के साथ उनकी बेल हो जाती है या कुछ लोगों के नाम हट जाते हैं, कोर्ट में जाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत का जो 1-2 महीने का पीरियड होता है, जब वो निकल जाता है तो उनके अंदर भी आ जाता है कि अब मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। एक जोश उस समय पे होता है कि ठीक है, हम साबित कर देंगे कि हमने कुछ किया नहीं है, इसके पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास तो सारे सबूत है। अब ये दो फेज, पहले फेज में वो डर रहा था, दूसरे फेज में उसके अंदर जोश आ गया। लेकिन बावजूद इसके जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको कहते हैं कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई आपका भला चाहने वाला होगा, समाज का आदमी या आपका कोई बड़ा रिलेटिव, वो भी आपको ये कहता है कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब आप कोर्ट कचहरी में हैं ही, और आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप फाइट कर लें या फिर कोई सेटलमेंट कर लें। जनरली शुरुआती दौर पे सेटलमेंट हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है और डिमांड बहुत हाई होती है। बट वो चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं जो आपको पता नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो आपको मना किया जाता है कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, वो क्यों मना किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मेंटेनेंस का केस चल रहा है और उसमें वैसे तो देखो, कुछ शहर ऐसे भी है जहां पे 20 दिन में भी डेट लगती है, कुछ शहर ऐसे भी है जहां 1 महीने में लगती है, कुछ शहर ऐसे भी है जहां 2 महीने में लगती है, कुछ ऐसे भी है 3 महीने में लगती है, कुछ ऐसे भी शहर है जहां इतना बिजी है कि 3 महीने से भी ज्यादा टाइम के इंटरवल पर एक डेट लगती है। बट फिर भी हम मान लेते हैं, चलो एक डेट आपके केस में 1 महीने के अंतराल पे लगती है, एक एवरेज। ओके, यानी महीने में एक बार आपको आगे प्रोसीड करना होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले प्रोसीजरल डिले होता है। अब देखो दोस्तों, ये जो डिले होता है, कहते हैं कोर्ट कचहरी में सालों लग जाता है। आप कहते हैं अरे सालों कैसे लग जाएंगे, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं, मैं सब कुछ फटाफट फटाफट करूंगा। आप कितना फटाफट कर लें, आपके जो काउंसिल होंगे वो कितना ही फटाफट कर लें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप टाल नहीं सकते। जैसे कि आप कोर्ट में गए, आपको पता चला कि कोर्ट में तो किसी कारण से स्ट्राइक हो गई है, आज तो काम होगा ही नहीं। अब आपका जाना खराब हो गया और डेट आपकी 1 महीना फिर पीछे चली गई। कभी आप कोर्ट में जाते हैं, आपको पता चलता है किसी की डेथ हो गई, आज कंडोलेंस है तो काम नहीं होगा, आपकी डेट फिर पीछे चली गई। कभी आपको पता चलता है आप कोर्ट में गए लेकिन जज साहब छुट्टी पर है, अब आपकी डेट फिर पीछे चलेगी, उस दिन भी कोई काम नहीं हो पाएगा। या फिर आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पुराने जज साहब आपके मामले को सुन रहे थे उनका तो ट्रांसफर हो गया है और कोर्ट वैकेंट चल रही है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपका काउंसिल इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सारे के सारे लूप होल्स हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि एक जज साहब हैं, उन्होंने आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन लिए, ऑर्डर होना था, लेकिन ऑर्डर होने से पहले उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब आप वेट करते हो जब दूसरे जज साहब आए, मान लेते हैं दूसरे जज साहब भी आ गए। अब आप उनके पास जाते हो कि साहब ऑर्डर होना था, वो कहेंगे साहब मैंने तो आर्ग्यूमेंट सुने नहीं, मैं तो आर्ग्यूमेंट दोबारा सुनूंगा। जनरली यही होता है, यही प्रावधान है। अब दोबारा आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए फिर आप वेट करोगे कि दूसरी पार्टी भी आर्ग्यूमेंट के लिए कब रेडी होती है। सेम टाइम पे रेडी है नहीं है, 2 डेट ले लेती है, 3 डेट ले लेती है, कुछ कह नहीं सकते आप। उसके बाद फिर दोबारा जजमेंट पे फाइल जाएगी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद। यानी इतने सारे लूप होल्स हैं प्रोसीजर में जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, बियॉन्ड योर कंट्रोल। अब ना आप इसमें कुछ कर सकते, ना आपका काउंसिल इसमें कुछ कर सकता। अब ये इतने सारे डील है, अब आप बताओ कैसे आप अपने केस को जल्दी निपटा लोगे। चाहे आप खुद कितने ही सही हो, आपका काउंसिल कितना ही तेज चल रहा है, लेकिन ये सब चीजों से होते हुए, भिड़ते हुए आपको गुजरना पड़ेगा। और कोई आपका एक केस तो होता नहीं, 498 भी है, मेंटेनेंस भी है, डीवी भी है, और भी तमाम चीजें होती हैं। उन सब में ये चीजें आड़े आएंगी। तो अगर आप ये सोचते हैं वैवाहिक विवादों के अंतर्गत कि मैं लड़ूंगा और लड़के 1-2 साल में बाहर निकल जाऊंगा, तो भूल जाओ, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है। आप ये देखो कि ठीक है, हो सकता है कि आपकी किस्मत साथ दे जाए, इस प्रकार की चीजें ना हो, किसी एक केस को आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में निपटाने में कामयाब हो भी जाओ। लेकिन एक केस तो आपका होता नहीं है ना, बहुत सारे मल्टीपल केसेज होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है एक शहर में भी नहीं होता, मल्टीपल शहरों में होते हैं। आपकी तरफ के जो केस होते हैं वो आपके प्लेस पे होते हैं, आपकी पत्नी की तरफ के जो केस होते हैं वो उसके प्लेस पे होते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको यहाँ वीडियो में बोलना ठीक भी नहीं है। और जितने मैंने आपको डीले के कारण बताए, यकीन मानिए ये 50% ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। अब आप इन सब प्रक्रियाओं से जब गुजरेंगे तो आप ये मान के चलिए कि एक छोटे से केस में नीचे की कोर्ट में ही कम से कम मिनिमम 5 साल लग जाते हैं। कुछ मामले हमारे पास डीवी एक्ट, इवन मेंटेनेंस तक के ऐसे आते हैं कि सर पिछले 8 साल से मेरा मामला चल रहा है। आप फिर क्या उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से फाइट करके बाहर आ जाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखो, अगर आपके पास रास्ता नहीं है, आपका आखिरी रास्ता ही लड़ना है,
फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो लड़ना ही पड़ेगा। बट अगर बीच में आपको कोई रास्ता निकलता है, कोई ऐसा जरिया बनता है जिससे आप बाहर आ सकते हो, तो बेहतर है कि आप बाहर आ जाओ, क्योंकि इसमें आपका पूरा समय खर्च हो जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि वीडियोज को सभी लोग सुनते हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं, फिर सब अपनी राय व्यक्त करते हैं कमेंट्स में, ठीक है। लेकिन राय व्यक्त करने का भी सोशल मीडिया पर एक तरीका होता है। आप जैसी भी लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो लैंग्वेज ही आपका और आपकी परवरिश का परिचय दे देती है। और इतना ही नहीं, कई बार उस लैंग्वेज की वजह से ही आप फंस भी जाते हैं। कई सारे मामले ऐसे आते हैं जहां सोशल मीडिया पे ही उल्टा सीधा लिखने की वजह से लोग ट्रायल झेल रहे हैं। अब ठीक है, देखिए एक बात, एक सजेशन सब पे तो एप्लीकेबल हो नहीं सकता, ये तो मैं भी मानता हूं। हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है, हर एक व्यक्ति का अपना पर्सपेक्टिव है, और ना ही हम ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति माने। हम तो सिर्फ आपको एक बात बता रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल से, कि भाई ये चीज ऐसी होती है, मानना है आपकी मर्जी, नहीं मानना आपकी मर्जी, वीडियो देखना है आपकी मर्जी, नहीं देखना बंद कर दो, बात खत्म। पर दोस्तों इन सब चीजों से सच्चाई तो बदलेगी नहीं, सच्चाई तो वही रहेगी जो है। और अगर बिना सच्चाई को जाने, बिना सही चीज को जाने आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपना समय खराब करेंगे। तो बात सारी ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं। मेरी वो आदत नहीं है कि आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और आप प्रक्रियाओं में पड़ गए, उसके बाद फिर आपको दिक्कत आई। पढ़ना है प्रक्रिया में, बेझिझक पढ़ो, बेशक पढ़ो, लड़ना है बिल्कुल लड़ो, लेकिन सच्चाई से वाकिफ होते हुए, सारे जितने नेगेटिव्स हमारे लिए हैं उन सारे नेगेटिव्स को जानते हुए। देखो बहुत सिंपल बात है, दो राज्यों की लड़ाई होती थी पुराने समय में, तो एक जो राज्य होता था ना, पहले वो दूसरे राज्य की जो ताकतें होती थी उनके बारे में जानता था, अपने राज्य की कमजोरी के बारे में जानता था, फिर वो किसी रणनीति पर निर्णय लेता था। लेकिन हमारे यहाँ इतना सोच विचार नहीं होता, हम निर्णय तो ले लेते हैं लड़ने का, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में कितनी चीजें रास्ते में आएंगी और उन्हें हमें कैसे डील करना है। तो इसलिए पहले आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई रणनीति बनाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।